हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आपने बायोलॉजी का तो बना दिया है, लेकिन प्लीज़ करके आप फिज़िक्स का बनाएं, क्योंकि फिज़िक्स हमें ज़्यादा जो है हार्ड लगती है। तो इसीलिए ही मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना वन बाय वन, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी दो ऐसा यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो आपका होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा होता है आपका वोल्ट पर मीटर। ओके, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को खुद से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ कि जो आपका फोर्स होता है गाइस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बात बताओ। उसका फॉर्मूला होता है F=QE। अगर यहाँ से मैं E को अलग करूँ तो क्या आ जाएगा, F/Q। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन होता है, लेकिन चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम होता है। तो इस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी न्यूटन पर कूलम्स। तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि मैम दूसरी जो ऐसा यूनिट आई है, आप कह रहे हो वोल्ट पर मीटर भी है, वो आखिरकार कैसे आई है। तो गाइज, इसका दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, dV/dr भी होता है ना। और dB का मतलब है वोल्ट, और वोल्टेज को कई किस में नापते हैं, वोल्ट में ही तो नापते हैं। तो वोल्ट आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, ये एक तरह का डिस्टेंस है, तो वो आपके मीटर में आ जाएगा। तो इसीलिए जो दूसरी ऐसा यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपका बनता है वोल्ट पर मीटर। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरीके से दो ऐसा यूनिट्स आई हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वोल्ट पर मीटर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन न्यूटन पर कूलम जो है मेरे ऑप्शन में है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an electric dipole is kept in the uniform electric field, then resultant electric force on it is। कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, है ना, एकदम यूनिफॉर्म है, ना तो कहीं पे कम ना ही कहीं पे ज़्यादा, एकदम यूनिफॉर्म है, और वहाँ पर मैंने क्या करा, जाके किसी भी डाइपोल को रख दिया। आई होप सो कि आपको पता है कि डाइपोल का मतलब होता है कि उसमें दो चार्जेस होते हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट नेचर क्या होता है उनका अपोजिट होता है ना। तो ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा। तो गाइस, ऐसे में क्या होता है, क्योंकि डाइपोल पे जो नेट चार्ज है वो जीरो आ जाएगा, तो ऐसे में उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और वो हमेशा क्या होता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो ही रहती है। ओके, तो ये बात आपको अपने माइंड में बहुत ही अच्छे से रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। बहुत ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, एग्जामिनर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की है। कई बच्चे सोचेंगे कि अच्छा, अगर एक स्फीयर को हम लोग दे देंगे चार्ज तो वो तो उसके सरफेस पे आ जाएगा, है ना। कई बच्चों को लगेगा कि बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ, तो देख लेता हूँ कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, सरफेस पे ही लगा देता हूँ, पहला ही ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। लेकिन इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका बैड कंडक्टर है, जो स्फीयर है वो बैड कंडक्टर है। तो गाइज, अगर वो बैड कंडक्टर है, आप उसको चार्ज देते हो तो वो उसके सरफेस पे नहीं आएगा, ना तो वो उसकी इनसाइड द सरफेस जाएगा, ना तो ओनली इनसाइड द सरफेस जाएगा, ये तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है गाइस। जहाँ पे दोगे वहीं पे रह जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ से चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक तरह का इंसुलेटर है एक्चुअली में, है ना, इंसुलेटर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसमें आंसर सही नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी ऑफ मेटल। कहा जा रहा है कि जो एक मेटल की कैविटी है, ओके, एक मेटल की कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली है अंदर से, ठीक है, अंदर से खाली है तभी उसको कैविटी बोला जा रहा है। सो कह रहा है कि एक मेटल की अगर कैविटी बना दी जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है गाइस। ओके, कितना होगा, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक कैविटी बना दी जाए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। अब हमें क्या पता चार्ज है कि नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑलवेज जीरो नहीं हो सकता। अगर चार्ज अंदर जीरो है तो जीरो आंसर होगा, लेकिन अगर चार्ज थोड़ा बहुत हमने अंदर रखा है उस कैविटी के अंदर, तो उसमें जीरो नहीं भी वैल्यू आ सकती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो सकता है नॉन जीरो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर मैं उसको चार्ज दे देती हूँ। चार्ज नहीं दूंगी तो जीरो, बिल्कुल ऑलवेज जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका,
कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मेटल का वो आखिरकार क्या होता है, ठीक है, कि किसी मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर तो है कि कई बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ भाई इन्फिनिटी होती है तो होती है, भाड़ में जाए, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको समझा भी सकती हूँ। क्योंकि एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि आपका जो पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो किसी वैक्यूम में हमने निकाला हुआ था, उसको जो है अगर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारी नई मीडियम की फील्ड आ जाती है, जो भी जिस नई मीडियम में आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं के को अलग करूँ तो एक बात बताओ क्या आ जाएगा? ई नॉट अपॉन में ई आ जाएगा। और क्योंकि मैंने किसी मेटल को लिया हुआ है तो नेट चार्ज क्या होगा किसी भी कंडक्टर में? वो आपका जीरो होता है ना। नेट चार्ज क्या होता है किसी कंडक्टर में? जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और जब किसी भी चीज़ के नीचे जीरो आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही तो आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप चाहें तो लॉजिक से चल सकते हैं, वरना आप चाहें तो जो है आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट वगैरह को क्लैरिटी करना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं चाहती हूँ कि आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाए MCQs के थ्रू ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, each of the 2 point charges are doubled and their distance is halved. Force of interaction becomes the P times W where the P is. तो पूछा जा रहा है कि अगर एक काम करें, पहले दो चार्जेस मैं ले लूँ, है ना, उनके बीच ऑफकोर्स कोई फोर्स लगेगा, तो बोल रहा है कि ठीक है फोर्स लग रहा था। अब मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट चार्जेस को डबल कर दिया। अगर मैंने पहले क्यू लिया था तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 2Q का चार्ज ले रही हूँ। एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ। और मान लो कि पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या था कि R था, तो अब जो नया डिस्टेंस है वो मैंने R/2 कर दिया, हाफ कर दिया, थोड़ा पास ला दिया चार्जेस को। तो कह रहा है कि नया फोर्स निकालो कि नया फोर्स कितना निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि हम पहले केस में फोर्स निकालेंगे, फिर दूसरे केस में फोर्स निकालेंगे, फिर देख लेंगे कि हाँ कितने टाइम्स बढ़ रहा है या कितने टाइम्स घट रहा है, वो तो आपको पता चल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अगर मैं पहले केस में देखूँ जहाँ पर मैंने QQ का चार्ज लिया हुआ था, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों के दोनों हमने जो चार्जेस लिए हैं दोनों सेम है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, तो दोनों को मैं Q ही मान लेती हूँ। तो K Q Q1 Q2 बाई R² आ जाएगा। ये पहला केस का आ गया। अगर दूसरे केस में मुझसे कहा जाए तो मैं कहूँगी K पहला वाला चार्ज जो कि 2Q का है, दूसरा वाला चार्ज जो कि भी 2Q का है, अपॉन में R², ठीक है। R² नहीं, R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हाफ डिस्टेंस कर दिया था हम लोगों ने। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, पूरा भी सॉल्व करते हैं, कि ऊपर क्या आ जाएगा 4Q का स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा R²/4, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 16KQ का स्क्वायर अपॉन में R²। तो कितने टाइम्स गाइस बढ़ गया है? 16 टाइम्स हमारा बढ़ चुका है। जो फोर्स है, नया फोर्स कितना है? 16 टाइम्स है पहले वाले से। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आर, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का SI यूनिट क्या होगा। तो गाइस जब भी आपको SI यूनिट पूछे ना, प्लीज करके फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले पे ही पूरा डिपेंड है फिजिक्स, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद है, एक बात बताओ, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q × R होता है, या 2R भी कई लोग कहते हैं, है ना, जो भी डिस्टेंस गाइस आप लोगे उसको मान लो। तो Q × R होगा। तो Q जो चार्ज होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम होती है ना, कूलम भी तो होती है, या कुछ और होता है, कूलम ही होती है। और आपका डिस्टेंस को किस में लेते हैं? मीटर में। तो इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम्ब मीटर, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम्ब मीटर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक सोप बबल है, उसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उसके रेडियस के साथ क्या होगा? क्या बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा? तो कई जो बच्चे हैं वो अपना खुद ही ऐसे ही तुक्का मारना शुरू कर देंगे। नेगेटिव चार्ज दिया है तो शायद घट ही जाना चाहिए रेडियस, है ना। तो तुक्के मत मारो गाइस, प्लीज समझो, कॉन्सेप्ट से समझा रही, समझोगे बहुत ध्यान से। मान लो एक सोप बबल है, उसको मैं नेगेटिव चार्ज दे रही हूँ, उसका क्या मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, है ना, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। और किसी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं तो उसमें मास ऐड कर रही हूँ, है ना, थोड़ा बहुत तो वजन ऐड कर रही हूँ, थोड़ा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा तो मतलब कुछ तो इफेक्ट आएगा। और जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी तो रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का इसलिए सही आंसर क्या होगा कि वहाँ पर आपका रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, क्या मतलब है क्वांटाइज्ड का। सो आपको बता दूं कि चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब होता है कि देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज देना है तो एक वो है कि एक वो बना रखा है कि हाँ भाई इतना तो आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना देना पड़ेगा, कि आप 1 कूलम चार्ज दे दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं एक काम करता हूँ 2.5 दे देता हूँ या 2.4 दे देता हूँ। इस तरीके से नहीं होता कि मैं एक काम करती हूँ 2.4 इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, मजे ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता प्लीज़, है ना। चार्ज का एक वो है, सेंस ऑफ ह्यूमर है कि हाँ आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि मैं मैंने का एक काम करती हूँ, मन कर रहा है कि आज 1.22 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो मज़े ही आ जाए, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो एक मतलब वो बना रखा है कि हाँ भाई इतना तो आपको देना ही पड़ेगा एटलीस्ट, उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है। हम कहते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। क्या मतलब है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चार्ज ना तो कभी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अगर एक बॉडी को दे रहे हो तो दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, कहीं गायब नहीं हो रहे, बीच में पूरा वो भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन पढ़ना शुरू करें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है चार्ज कांट बी क्रिएटेड, ऐसा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्रिएटेड वाला नहीं डिस्ट्रॉय वाला भी फिर साथ में कहो, तो ये अलग अलग दे रहा है तो ये गलत है। थर्ड कह रहा है कि द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे यूनिवर्स की बात नहीं करते हम, ठीक है, हम खुद के देने और लेने की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कह रहा है कि हाँ भाई जितना चार्ज आप दोगे मतलब कि आपको ना एक साथ ही क्रिएशन करना पड़ेगा इक्वल अपोजिट चार्जेस का। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इसमें से अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन इसको देती हूँ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहेगा, एक मतलब थोड़ा सा भी नहीं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो आपको बताना है। तो गाइज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग एक ही बात है। सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर देखो, ई आप कैसे निकालते, एक बात बताओ, ई कैसे निकालते, ई इज इक्वल्स टू dB/dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मुझे यूनिट चाहिए तो क्या आ जाएगा, आप ही बताओ, क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने दो ही बताया था कि हाँ ई क्या होगा dB/dr होगा, वरना दूसरा क्या होगा कि F इज इक्वल्स टू QE से आप निकाल सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए कि आपका वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। यहाँ पर जो है हमें डी में दिखाई दे रहा है न्यूटन पर कूलम्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू, कि 1 वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है। भाई बार और बता रहे हैं कि न्यूटन पर कूलम्स और 1 वोल्ट पर मीटर एक ही बात है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो कहा जा रहा है कि यार जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में, उसके क्या रेशियोज आते हैं। तो गाइज ये जो है ना इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप निकालने बैठ गए ना तो बाई गॉड आप आधा घंटा लगा दोगे इसका आंसर ढूंढने में, ठीक है। तो इसको रट लो कि हाँ 10⁻42 टाइम्स के ऑर्डर में रहता है। आप चाहो तो निकालने का ये तरीका है कि आप Q1 Q2 अपॉन में R² को आप इक्वल कर दोगे G M1 M2 अपॉन में R² के, तो आपका आंसर आ जाएगा गाइज। अगर जिस बच्चे को सॉल्व करना है बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा 10⁻42 मैच कर लेना है और बस खुश हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, अच्छा है, आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम, बहुत ही बढ़िया, एट अ डिस्टेंस D एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज द F। और बोला जा रहा है कि उनके बीच का फोर्स F है, डिस्टेंस दे ही रखा है, चार्जेस की वैल्यू दे ही रखी है। कहता है इफ अ मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड देम, तो नया फोर्स क्या होगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का 4 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आपका मीडियम आ जाता है तो फोर्स जो है ना वो आपका 1/k टाइम्स हो जाता है, जो भी आपका k है उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो इसीलिए जो आपका नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F/4 टाइम्स, ओके। जो वैक्यूम में आ रहा था उससे 4 गुना मतलब 1/4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 1/4 वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज।
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर वो क्या होगा, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या होगा कि आपका 0 ही होगा, क्योंकि जितने भी चार्जेस होते हैं वो आपके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, आपके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। और क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी सेल के अंदर वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, उसको हम किसी सेंटर ऑफ क्यूब के बीच में रखते हैं। ठीक है, एक सेंटर ऑफ क्यूब के बीच में हम लोग उसको रख देते हैं बिना किसी दिक्कत के। कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है हमने चार्ज को। तो बोल रहा है कि क्यू है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन फेस विल बी, तो बोलता है कि एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको पता ही होगा कि हाँ, फ्लक्स जब हम लोग निकालते हैं तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो भाई पूरी बॉडी से पूरा ये जो क्यूब है उससे आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। बट क्योंकि हमें एक फेस से निकालना है तो क्यूब में टोटल कितनी फेसेस होती हैं, 6 होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows the variation of the electric field E due to the hollow spherical conductor of the radius R as a function of the distance from the center of the sphere। तो कहा जा रहा है कि यार एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है, इसका मतलब सारे के सारे चार्जेस कहाँ होंगे, आपके सरफेस पे होंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफ आपको देखना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई पहले जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 थी, फिर सरफेस पे आके मैक्सिमम हुई, फिर घटना शुरू हो गई। तो यही सही बता रहा है ना, यही सही बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि अंदर पहले फील्ड बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ग्राफ गलत है, ये भी गलत है, बस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ये भी गलत है। ठीक है, डी वाला भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट बाउंड द एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय। तो कहा जा रहा है कि यार जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी जिसकी ई है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट के बराबर, तो उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यार जो उसका मतलब फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है। पहले ही बताया, फिजिकल्स टू क्यू ई, कितनी बार बताऊँ, क्यू ई होता है। ये कह रहा है कि वो उसके वेट के बराबर है, मतलब वो mg के बराबर है। और उस पर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, स्मॉल ई का चार्ज होता है। और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं अलग करूँगी तो mg अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। तो इसमें सिर्फ बोला जा रहा है कि यार कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, क्या हमेशा कंटिन्यूअस होता है, क्या ऐसा होता है। कई बच्चों को लगेगा कि हाँ सही ही कह रहा है, लेकिन गलत कह रहा है, हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है। कह रहा है कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब ठीक है, पता नहीं क्या ही बोल रहा है, कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक बोलने की कोशिश कर रहा है, बट ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमें जो है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट ढूंढना है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज होगा तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के कारण, वो कंटिन्यूअस तभी होगा जब कोई भी चार्ज नहीं होगा उसके आसपास के मीडियम में, उसके उस मीडियम में ही नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉइंट पे। ये बोल रहा था पॉइंट पे, हमने बोला था पूरे मीडियम पे में ही नहीं होना चाहिए। इट विल बी डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट द पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई चार्ज होगा तो वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं। एक बात बताओ, तब से यही पढ़ रहे हैं हम लोग, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू या एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्या कहेंगे एफ बाई क्यू को, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कहेंगे। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं पूछने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कर लिया ना, आपका काम बन जाएगा, सच बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या बताता है, क्या फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, हाँ बताता है, सही कह रहा है। डायरेक्शन बताता है, बिल्कुल बताता है। नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। फिर तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज, कि अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव हमारे चार्जेस होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है, ठीक है, चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना कि चार्ज से दूर नहीं जाती। अगर ये देखो चार्ज से दूर नहीं जा रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए ये जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी में हाँ चार्ज की तरफ आ रहे हैं फील्ड, बहुत ही बढ़िया। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसीलिए आपका क्या है कि यही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या है। मतलब ऐसा यूनिट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं। सो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको समझना है क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ओके, कहाँ से फ्रेम हो रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट बताओ। भाई कितनी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो आपका ऐसा यूनिट होगा दैट इज़ योर डी बाई, ठीक है, इसको इसी में ही नापते हैं और आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसको प्यार से डी बाई बोलते हैं क्योंकि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गॉस लॉ। सो गॉस लॉ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको चुननी है, ठीक है। गॉस लॉ के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें कैसे भी करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, तो सही कह रहा है ना, क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं गॉस लॉ, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका टर्म क्यू है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 24 पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बी, the term q on the right side of the Gauss law include the sum of all the charges enclosed by the surface। तो हाँ ये भी सही कह रहा है ना कि जो हम q जो टर्म लेते हैं राइट साइड पे वो बेसिकली हमें सभी चार्जेस का लेना होता है, सरफेस पे जितनी भी है, चाहे अंदर है बाहर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमें पूरा का पूरा लेना पड़ता है। तो ये सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। नेक्स्ट है गॉस लॉ इज नॉट मच हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। भाई ये तो गलत कह रहा है। भाई सिमेट्री अगर किसी सिस्टम में है तो हमें फील्ड निकालने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। थोड़ी देर पहले हमने क्यूब का निकाला था सिमेट्री के हिसाब से ही, जब हमें से कहा गया कि एक फेस का बताओ तो हमने सिमेट्री के हिसाब से कहा कि हाँ ठीक है वो 1/6 तो हो जाएगा। तो ये तो भाई बोल रहा है कि नहीं हेल्पफुल है, तो हेल्पफुल तो है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहा जा रहा है कि 4 चार्जेस हैं, अरेंज है कॉर्नर पे जैसा कि दिखाया भी गया है फिगर में। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर ओ इज, कि अगर एक ओ पे एक चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स किधर की तरफ लगेगी, बस आपको इतना बताना है, कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। यहाँ पर कोई चार्ज है मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए मैं ऐसा मान रही हूँ। उसके बाद आप ये सोचो कि अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे कब किधर फोर्स लगेगा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे दूर भागेगा, तो इसके कारण इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो दूर की तरफ लगेगा, रिपेल होगा क्योंकि दोनों का जो है नेचर सेम है। इस चार्ज के कारण जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, है ना, तो दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण अबे लगेगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है इसके कारण टुवर्ड्स लगेगा, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। मीन्स अलॉन्ग द डायगोनल BD जो है वो हमारा आंसर आएगा कहीं ना कहीं। तो आपको ना गाइस एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करने कहेगा कि हाँ भाई वैल्यू बता दे, वैल्यू तभी वो पूछेगा जब बहुत ईजी सा क्वेश्चन होगा, वरना तो वो यही पूछेगा कि बता दो डायरेक्शन किधर नेट फोर्स लगेगा, थोड़ा बहुत तो बता दो कृपया करके, बस ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मटेरियल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है एंड कांट मूव फ्रीली एट द रूम टेम्परेचर। तो ऐसी चीज़ को क्या कहोगे, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी कर लो मूव ही ना कर पा रहे, तो ऐसी चीज़ को क्या कहोगे, भाई इंसुलेटर कहोगे ऑफकोर्स, है ना। कंडक्टर में तो हो पाता है, सेमी कंडक्टर में भी थोड़ा थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन भाग पाता है एटलीस्ट, सुपर कंडक्टर में तो कतई भागता है, इंसुलेटर में बिल्कुल ही नहीं भागते इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस, कि चार्ज जो है ना वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है या तो एक्सपीरियंस करता है, क्या वही आपको बताना है, क्या एक्सपीरियंस करता है चार्ज के कारण, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वो आपका वो करता है एक्सपीरियंस, नहीं,
भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ओनली बिल्कुल नहीं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है और ऐसे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर भी बनाया गया है ना। मैग्नेटिज्म हमें अलग से पढ़ना होता है क्योंकि वहाँ पे हम चार्ज का मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं जिसमें हम ये करंट वगैरह की स्टडी करते हैं। वहाँ पर हम अलग से फोर्सेज और पता नहीं फील्ड वगैरह देखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा साइक्लोट्रॉन वगैरह में हम लोग सारी की सारी यही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स मूव्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कि जब एक इलेक्ट्रॉन, एक मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन क्या होता है? तो ये आपको याद करना है कि वो पैराबोलिक ही होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि डेरिवेशन करने बैठ जाएंगे, आपको सीधा याद कर लेना है कि हाँ पैराबोला होता है तो होता है, भाड़ में जाए और सारी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑन चार्जिंग बाय द कंडक्शन मास ऑफ द बॉडी में। तो मान लो कि किसी बॉडी को मैं कंडक्शन से चार्ज कर रही हूँ। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ या तो उससे इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, तो बॉडी के मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन छीन लूँगी तो घट जाएगा। तो मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, है ना तो ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये नहीं कहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन दे के ही करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेके ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट पॉजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज it is said to be electrified or dash when it has no charge it is said to be dash where A and B refer to, कि जब एक ऑब्जेक्ट है उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड है, या तो उसको क्या बोल सकते हैं कि वो चार्ज है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। एक बात बताओ, किसी को इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया तो क्या देंगे? चार्ज है। व्हेन इट हैज़ अ नो चार्ज, जब उसके पास चार्ज ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाँ ये न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31st और लास्ट क्वेश्चन है, दो स्फीयर हैं ए एंड बी ऑफ द एग्जैक्टली सेम मास। दो स्फीयर हैं गाइस, सेम मास के हैं, दोनों का वजन सेम है, आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। दोनों को क्या करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो मैंने आपको कई बार बताया कि यार मतलब पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लेना। एक बात बताओ, सोडियम का केस पढ़ा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में क्या होता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कहते हैं कि बेटा Na+ बन गया। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कहते हैं Cl- बन गया। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन देकर। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन छीन कर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहली बॉडी जो थी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो दूसरी बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो उनके मासेस के बारे में बताओ कि किसका मास ज़्यादा है किसका कम है। तो भाई जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है उसका मास ज़्यादा है, मतलब बी वाले का मास ज़्यादा है, ए वाले का मास ऑफकोर्स कम है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। आई होप सो, गॉड करे कि आपके एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि सिलेबस से बाहर थोड़ी ना MCQ चला जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप अच्छा करेंगे तो गॉड भी आपके साथ अच्छा करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। बाय बाय।